हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर एकेडमी। हमारा संसद वाला चैप्टर चल रहा था जो कि बहुत ब्रॉड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज इसी चैप्टर से रिलेट करके पूछे जाते हैं। ठीक है, करंट टॉपिक भी है और इससे ज़्यादा बेसिक भी पूछा जाता है, स्टैटिक ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में 107 तक पढ़ाया था, 107, जिसमें संसद की विधायी प्रक्रिया दी गई थी, यानी किसी विधेयक को पारित करने की और पुनर्स्थापित यानी इंट्रोड्यूस करने की प्रक्रिया मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, वो हमारा चैप्टर अलग से कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इस वाले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे आर्टिकल 108 से शुरू करेंगे, जिसमें संविधान संशोधन जॉइंट सेशन यानी संयुक्त अधिवेशन दिया गया है। जॉइंट सेशन आर्टिकल 108 के तहत जॉइंट सेशन दिया गया है। ठीक, इसको कंप्लीट करेंगे इस वाले लेक्चर में। आर्टिकल 108, आर्टिकल 107 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, जिसमें विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, इसी विधेयक को प्रस्तुत करने की और पारित करने की प्रक्रिया किसमें दी गई है? आर्टिकल 107 में। अब आर्टिकल 108, जिसमें संयुक्त अधिवेशन दिया गया है। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, जॉइंट सेशन। ठीक है, जॉइंट सेशन, जॉइंट सेशन किसमें दिया गया है? 108 पे। पहले तो क्वेश्चन आपका यहीं पर बन जाता है। 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन। अब संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? जब संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में किसी विधेयक को लेकर मतभेद है। ठीक, कौन कौन से विधेयक? या तो साधारण विधेयक या वित्त विधेयक। ठीक है, साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के संबंध में कोई भी मतभेद है तो उसके लिए मतभेदों को दूर करने के लिए क्या बुलाया जाता है? जॉइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है किस किस के संबंध में बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन पढ़ रहे थे हम। ठीक है, साधारण विधेयक, साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, या वित्त विधेयक के संबंध में, वित्त विधेयक के संबंध में। इन दोनों के संबंध में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन यहीं से पुट अप हो जाएगा कि किस किस के संबंध में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? साधारण और वित्त विधेयक के संबंध में। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक या महाभियोग, तीनों महत्वपूर्ण विषय हैं। तीनों महत्वपूर्ण विषय हैं। इन विषयों पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। ठीक है, इन विषयों पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। केवल साधारण विधेयक के संबंध में जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होंगे या निम्न स्थितियां जो मैं आपको बताऊंगी वो पैदा होती हैं, तो दोनों के संबंध में क्या बुलाया जा सकता है? संयुक्त अधिवेशन। धन विधेयक के संबंध में, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में और महाभियोग, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इनके संबंध में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। तो पहले आपको यही नोट कर लेना है, पहले इसको नोट करो। ठीक है, ये चारों चीज़ें, पांचों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई भी साधारण विधेयक है, उस संबंध में, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा में, ये कोई भी वित्त विधेयक है, उस संबंध में राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद है। कौन कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जब हम संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे यानी जॉइंट सेशन बुलाएंगे? पहला तो मान लीजिए लोकसभा ने साधारण विधेयक या वित्त विधेयक भेजा राज्यसभा। ठीक, राज्यसभा उसको अस्वीकार कर देती है। पहली स्थिति होगी जब लोकसभा ने कोई विधेयक भेजा, कहाँ पर? कोई में साधारण विधेयक और वित्त विधेयक। साधारण विधेयक, वित्त विधेयक लोकसभा ने पारित करके भेजा, कहाँ? राज्यसभा में, और राज्यसभा उसको अस्वीकार कर दे। तो पहला है जब लोकसभा भेजे और राज्यसभा अस्वीकार कर दे। ये परिस्थितियां पीछे पूछी गई हैं, इसको नोट करेंगे, अच्छे से सुनेंगे। ठीक है, अस्वीकार कर दे। ठीक है, दूसरा, जो संशोधन पारित किए हैं, ठीक है, चाहे लोकसभा में राज्यसभा में किसी ने भी, अगर इसने कोई संशोधन पारित करके इसे भेजा है और ये अस्वीकार कर दे उसे, और इसने कोई
संशोधन करके भेजा है वो अस्वीकार कर दे। मतलब संशोधन, विधेयक पे तो राजी हैं लेकिन संशोधन पर मतभेद है, ठीक है, संशोधन के संबंध में मतभेद है तो बुलाया जा सकता है, यानी संशोधन पर, संशोधन को अस्वीकार कर दें, ठीक है। विधेयक तो इन्होंने पारित किया लेकिन अगर संशोधन के संबंध में मतभेद है, पहले तो विधेयक को अस्वीकार कर दिया है राज्यसभा ने, ठीक है। दूसरा, अगर इन्होंने कोई संशोधन सुझाए हैं उस विधेयक के संबंध में, साधारण विधेयक के संबंध में राज्यसभा ने कोई संशोधन सुझाए हैं और लोकसभा उन संशोधनों को मना कर दे, ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। फिर तीसरा है, जब लोकसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यसभा, ठीक है, 6 माह तक अपने पास रख ले, ठीक है, 6 माह तक उस पर कोई कार्यवाही ना करे, 6 माह तक उस पर कोई कार्यवाही ना करे तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। क्योंकि देखो कोई भी विधेयक है, कानून कब बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। जब लोकसभा या राज्यसभा में मतभेद है तो इनके मतभेदों को दूर कौन करेगा, राष्ट्रपति। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा के स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष। इसका आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार किसको है, यानी संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति। अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है। लेकिन इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा के सभापति को यह अधिकार नहीं होता है, राज्यसभा के सभापति को यह अधिकार नहीं होगा, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। इतना समझ में आया जॉइंट सेशन के संबंध में। फिर इसके बाद इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद संयुक्त अधिवेशन बुला दिया। संयुक्त अधिवेशन के लिए कोरम सेम है जो संसद के सदस्यों के लिए कोरम है, यानी गणपूर्ति, वो कितनी है, कुल सदस्यों का 10%, यानी कुल सदस्यों का 10%, ठीक है। जैसे राज्यसभा के सदस्यों को बुलाया और लोकसभा के सदस्यों को बुलाया, उनका मिला के 10% कितना होगा, कोरम, ठीक है। 10% इसमें भी संयुक्त जो अधिवेशन है इसमें भी कोरम 10% रहता है। फिर इसमें विधेयक को पास कैसे करेंगे, देखो जितने भी बैठे हैं इसमें सदस्य, ठीक है, उनके साधारण बहुमत से पारित माना जाता है, ठीक है। साधारण बहुमत से यानी उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का 50%, ठीक है, उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का 50%। इसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है। अब आप यहाँ ध्यान रखिए कि 543 सदस्य किसके हैं, लोकसभा के, और 245 सदस्य राज्यसभा के हैं, ठीक है। इनको मिला के इनको जोड़ लेंगे तो कुल जितना आएगा उसका 50% + 1 यानी 50% से एक अधिक साधारण बहुमत बैठ जाता है। तो साधारण बहुमत से ज़्यादा तो इनके पास सदस्यता होती है, तो इसीलिए जो लोकसभा चाहती है, लोकसभा के लोग ही अकेले मिलकर उसको पारित कर देते हैं, ठीक है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन फिर भी बुलाया जाता है साधारण विधेयक के संबंध में। इतना समझ में आया। कोरम कितना होता है, कुल संख्या का 10%, ठीक है। पारित किस उससे होगा, साधारण बहुमत से, यानी उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का 50%, उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का 50% साधारण बहुमत कहलाता है। साधारण बहुमत से कोई भी कौन सा विधेयक, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक पारित हो जाता है, ठीक। इसको बोलते हैं जॉइंट सेशन या संयुक्त अधिवेशन, जिसकी चर्चा 108 में, आर्टिकल 108 में की गई है, ठीक है। इसको PDF से मैं आपको जॉइंट सेशन इम्पॉर्टेंट है, कौन अध्यक्षता करता है, कौन से आर्टिकल में दी गई है, किन किन परिस्थितियों में बुलाया जा सकता है और क्या क्या इनके पास प्रस्तावित होते हैं और किस बहुमत से इसको पारित किया जाता है। ये सब क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं, जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें दिखाऊंगी, ठीक है। टॉपिक शुरू हुआ हमारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, ठीक है। किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक का, क्योंकि देखो कोई विषय ऐसे होते हैं, साधारण कोई भी कानून बनने जा रहा है, ठीक है, उसको लोकसभा में, राज्यसभा में पारित हो गया। कुछ ऐसे विषय होते हैं, सार्वजनिक महत्व के विषय होते हैं जिनमें विलंब करना
अनिवार्य नहीं होता है, ठीक है। विलंब करने से स्थितियां गंभीर हो सकती हैं, इसीलिए उनके संबंध में कि उनमें गतिरोध खत्म हो जाए, इसलिए राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, ठीक है। इसका प्रावधान किसमें किया गया है? असाधारण व्यवस्था की, संयुक्त अधिवेशन की असाधारण व्यवस्था की गई है। संयुक्त अधिवेशन की असाधारण व्यवस्था की गई है। निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में किसी एक परिस्थिति में बुलाया जाता है। देखो 3 परिस्थितियां दी गई हैं जो मैंने आपको बताई, ठीक है। बुलाया जाता है सदन द्वारा, एक सदन द्वारा विधेयक पारित कर दूसरे सदन में भेजा जाता है। जब एक सदन द्वारा विधेयक पारित हो गया, मान लीजिए लोकसभा द्वारा विधेयक पारित हो गया और उसे राज्यसभा में भेजा, तो ठीक 3 स्थितियों में ये स्थितियां ध्यान रखनी है, पीछे पूछी गई हैं और आगे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आपको यहीं पर एमसीक्यूज बनाकर दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति संयुक्त अधिवेशन के संबंध में सही है या नहीं है, ठीक है। तो यहीं पर आपको एमसीक्यूज बनाते हुए देखना है कि पहली स्थिति क्या है, यदि विधेयक एक सदन द्वारा पारित हो गया और दूसरा सदन उसको अस्वीकृत कर दे, दूसरा सदन यानी राज्यसभा उसको अस्वीकृत कर दे। दूसरा है यदि सदन में विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से इनकार कर दिया हो या असहमत हो, उनके संशोधनों से असहमत है, ठीक है। विधेयक से सहमत है लेकिन संशोधन से असहमत है, तो दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास किए 6 माह से ज़्यादा समय हो जाए, ठीक है। 6 माह से अधिक उन्होंने अपने पास उसको रोक कर रख रहा है साधारण विधेयक को, तो राष्ट्रपति इस संबंध में ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं। 3 परिस्थितियां ध्यान रखनी है। उपरोक्त 3 परिस्थितियों में विधेयक को निपटाने और इस पर चर्चा करने और मतदान देने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। उल्लेखनीय है कि संयुक्त बैठक साधारण विधेयक, जो मैंने आपको बताया, देखो यह ध्यान रखना है, साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामले में ही आहूत की जा सकती है। आहूत का मतलब होता है बुलाना, ठीक है। आहूत का मतलब होता है बुलाना। वित्त विधेयक के संबंध में, साधारण विधेयक के संबंध में, ये दोनों मैंने आपको समझा दिए क्या होते हैं, ठीक है। धन विधेयक के संबंध में या संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में इस प्रकार की संयुक्त बैठक आहूत करने का कोई व्यवस्था नहीं है। धन विधेयक हो, संविधान संशोधन विधेयक हो या महाभियोग हो, तीनों इंपॉर्टेंट प्रक्रियाएं, इनके संबंध में बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। धन विधेयक के मामले में संपूर्ण शक्तियां लोकसभा के पास हैं। धन विधेयक के मामले में संपूर्ण शक्तियां लोकसभा के पास है। राज्यसभा केवल उसे 14 दिन तक रोक सकती है, 14 दिन बाद वो स्वतः पारित माना जाएगा, ठीक है। जबकि संविधान संशोधन के संबंध में दोनों की शक्तियां बराबर होती हैं। धन विधेयक के संबंध में इसलिए ज़्यादा होती हैं क्योंकि धन एक महत्वपूर्ण विषय है, ठीक है। लोक कल्याणकारी योजनाओं में देर हो जाती है, इसीलिए उनको नहीं रोका जा सकता। लोकसभा के पास महत्वपूर्ण पावर आ जाती है। लेकिन संविधान संशोधन, चूंकि संविधान के स्ट्रक्चर में बदलाव का पारित करता है, ठीक है, इसीलिए इसमें दोनों की शक्तियां बराबर हैं, ठीक है। दोनों की शक्तियां बराबर हैं और दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना आवश्यक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और जो बहुत ही, अगर फोकस करके क्वेश्चन सेटर अगर ध्यान से बहुत ज़्यादा फोकस करके बनाता है तो ध्यान रखना है, 6 माह की अवधि में उस समय को नहीं गिना जाएगा जिसमें अन्य सदन, ठीक है, यानी राज्यसभा में जो 6 माह तक उसे रोक सकती है, उस 6 माह में ये सदन नहीं गिना जाएगा जब 4 क्रमिक दिनों हेतु सत्रावसान या स्थगन किया गया है, ठीक है। अगर सत्रावसान किया गया है 4 दिनों का तो वो 6 माह में नहीं गिना जाएगा। यदि कोई विधेयक लोकसभा में विघटित, ये भी पीछे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है, यदि कोई विधेयक लोकसभा में विघटित होने के कारण छूट जाता है तो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाई जा सकती। मतलब अगर किसी विधेयक के संबंध में मतभेद है, ठीक है, और लोकसभा का विघटन हो गया तो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाने की राष्ट्रपति घोषणा कर चुके हैं और उसके बाद लोकसभा का विघटन होता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा जब नई लोकसभा गठित होगी। ये पीछे पूछा गया है क्वेश्चन कि अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है तो क्या बुलाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति ने घोषणा नहीं की है और उससे घोषणा से पहले ही लोकसभा विघटित हो गई है तो नहीं बुलाया जाएगा। और अगर राष्ट्रपति घोषणा कर चुके हैं संयुक्त अधिवेशन की, उसके बाद विघटित होती है तो बुलाया जाएगा, क्योंकि नई लोकसभा जब आएगी तो उस विधेयक को दोबारा पारित किया जाएगा, बुलाया जाएगा। यही ये बात यहाँ पे लिखी है, यदि कोई विधेयक लोकसभा के विघटन होने के कारण छूट गया तो वो लैप्स हो जाएगा तो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। लेकिन संयुक्त अधिवेशन तब बुलाया जा सकता है जब राष्ट्रपति इस प्रकार की बैठक का नोटिस जारी कर चुके हों। राष्ट्रपति ने नोटिस जारी कर दिया है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। जो लोकसभा विघटन से पूर्व जारी किया हो, पहले जारी किया हो उसके बाद विघटित हो गई तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। ये पीछे पूछा गया है, आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार का नोटिस देने के बाद कोई भी सदन इस विधेयक पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता, ठीक है।
राष्ट्रपति ने अगर जारी कर दिया है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। इसके बाद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता मैंने आपको बताया कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर, उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष। ठीक, लोकसभा के अध्यक्ष अगर अनुपस्थित हैं तो उपाध्यक्ष करेंगे और उनका दायित्व निभाते हैं, और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति हो तो उपसभापति। सभापति नहीं करेंगे, सभापति नहीं करेंगे क्योंकि सभापति सदन के सदस्य नहीं है। मैंने आपको बताया था सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। जो राज्यसभा का सदस्य है वो ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। लोकसभा के अध्यक्ष सदस्य होते हैं, उपाध्यक्ष सदस्य होते हैं, उपसभापति राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसीलिए अगर ये दोनों अनुपस्थित हैं तो ये अध्यक्षता कर सकते हैं। यदि राज्यसभा हो तो राज्यसभा का उपसभापति भी अनुपस्थित है तो संयुक्त अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा इस बात का निर्णय किया जाएगा कि इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। ठीक, देखो एक क्रोनोलॉजी बन गई। लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, वो नहीं है तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं है तो कौन करेंगे, उपसभापति, सभापति नहीं करेंगे, इसका ध्यान रखना है, उपसभापति। और अगर उपसभापति भी नहीं है तो उस बैठक में सदस्य मिलकर निश्चय करेंगे, निर्णय करेंगे कौन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है क्योंकि वह सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक, ये पेज समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट है ये कोरम भी मैंने आपको बताया। संयुक्त बैठक का कोरम दोनों सदनों के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग, 1/10वां भाग यानी 10%। 10% की कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती है। देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मार्क करो, कोरम मैंने आपको बताया 10%। जो लोकसभा ये जो कार्यवाही की जाएगी यानी संयुक्त अधिवेशन में जो प्रक्रियाएं कार्यवाही की जाएगी वो किसके नियम अनुसार की जाएगी, लोकसभा के नियम अनुसार की जाएगी। यानी संयुक्त अधिवेशन में भी लोकसभा को पावरफुल बनाया गया है। ठीक है, लोकसभा की प्रक्रिया और नियमों के अनुसार ही संचालित की जाएगी और राज्यसभा के नियम अनुसार नहीं। ठीक है, ना कि राज्यसभा के नियम अनुसार। तो आपको ध्यान रखना है अध्यक्ष भी लोकसभा के होंगे, लोकसभा की सदस्यों की संख्या भी ज़्यादा होगी। साधारण बहुमत है तो लोकसभा के सदस्य ज़्यादा उसमें मतदान कर सकते हैं, और राज्यसभा और प्रक्रिया नियमों का भी किसके उसमें पालन किया जाएगा, लोकसभा के नियम का पालन किया जाएगा। यदि विवादित विधेयक इस संयुक्त बैठक के दोनों सदनों में उपस्थित, देखो मैंने आपको ये बताया उपस्थित और मतदान देने वाले संख्या के बहुमत से पारित कर दिया जाता है यानी 50% से पारित कर दिया जाता है तो यह माना जाएगा कि विधेयक दोनों सदनों से पारित है। ठीक है, विधेयक दोनों सदनों से पारित है। फिर उसके बाद सामान्यतः लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिक होती है। ठीक है, संख्या अधिक होती है, उनकी 543 है। ठीक है, उनकी 245 है, इसलिए इनकी संख्या अधिक होने के कारण संयुक्त बैठक में उसकी शक्ति ज़्यादा होती है। जॉइंट सेशन समझ में आया, एक एक चीज़ क्लियर कर दी है, कोई भी चीज़ आपसे छूटी नहीं है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट, 1950 में दोनों सदनों की बैठक को 3 बार बुलाया गया था। विधेयक 3 बार बुलाया 1950 से, 1950 में नहीं 1950 से। ठीक है, 1950 से दोनों सदनों की बैठक को अब तक 3 बार बुलाया गया है, यानी जॉइंट सेशन जो हुए हैं अब तक 3 बार हुए हैं। कब, दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960, दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977 और आतंकवाद निवारण अधिनियम विधेयक पोटा। ठीक है, पोटा एग्जाम में खाली अगर पोटा भी लिखा हुआ हो जाए तो आपको समझना है कि 2002 में इसके संबंध में संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। तो इन तीनों के संबंध में अब तक संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है 1960 में, 1977 में और 2002 में। ठीक, इसके साथ आपका जॉइंट सेशन हो जाता है कंप्लीट। आर्टिकल 108 हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए। 108 में है संयुक्त अधिवेशन है, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में बुलाया जा सकता है। धन विधेयक, संविधान संशोधन, महाभियोग के संबंध में नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति बुलाते हैं, अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। ठीक है, 4 स्थितियां मैंने आपको बताई, 3 स्थितियां मैंने आपको बताई। ठीक है, जब एक सदन से पारित हो जाए, दूसरे में अस्वीकृत कर दे, संशोधनों के संबंध में मतभेद हो, या तीसरा 6 माह तक राज्यसभा से रोक कर रख ले। ठीक है, इसके साथ आपका जॉइंट सेशन हो गया कंप्लीट। जो जो फैक्ट थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं।
ठीक है। इसके नोट्स ज़रूर बनाने, देखो शॉर्ट नोट्स ज़रूर से बनाया करो। लास्ट में एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम से पहले का जो टाइम होता है रिवीजन का होता है, रिवीजन हम सिर्फ शॉर्ट नोट से कर सकते हैं। पूरी बुक लेके बैठेंगे तो पूरी बुक से रिवीजन नहीं हो पाएगा। बुक से कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे जा सकते हैं, उसके बाद रिवीजन आपको शॉर्ट नोट से ही करना होता है। इसीलिए रिवीजन के लिए नोट्स बनाया करिए, रिवीजन आसान हो जाता है और एग्ज़ाम में हेल्पफुल होता है। इसके साथ आपको नोट्स ज़रूर बनाने हैं और थैंक यू सो मच।